हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे बच्चों, है ना। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम लोग, जिसका नाम है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। चैप्टर का नाम है, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है आज डाल्टन का परमाणुवाद, है ना। डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इंग्लिश में इसको डाल्टन की, है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो इस वाद को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन, है ना। डाल्टन ने इस वाद को प्रस्तुत किया था, इसलिए इस परमाणुवाद को हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने इस वाद को प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसको डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। तो इसमें जो है हम देखेंगे बच्चों कि परमाणु, है ना, मतलब डाल्टन ने जो है परमाणु के संबंध में जो जो बातें कही है उसको यहाँ पर डाल्टन ने बताया है इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या होता है डाल्टन का परमाणुवाद। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परमाणु होता क्या है ना। परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण, है ना, जो अविभाज्य कण, किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा अविभाज्य कण होता है, जिसको हम एटम या तो उसी को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया है उसके संदर्भ में यहाँ पर जो जो बातें कही है उसको हम देखते हैं। तो डाल्टन ने परमाणुवाद में बताया है कि पहला, है ना, पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अविनाशी कणों से मिलकर बना है। इन कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, है ना, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, जैसे हम कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, जैसे कि चौक है ना। चौक एक पदार्थ है, उसको हम जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसको और अधिक जो है छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। तो वही जो सबसे छोटा कण होता है जिसको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे ही क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण, अविभाज्य पदार्थ, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, है ना। अविभाज्य मतलब जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते, तथा अविनाशी कण, अविनाशी का मतलब होता है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु जो है बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। दूसरा बोला है उसने, आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में किसी एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं ना। आकार, आकृति और द्रव्यमान में किसी एक तत्व के सभी परमाणु क्या होंगे? समान होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और है टाइट्रियम। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक वह होता है जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का, है ना, लिखा है यहाँ पर। तो इसमें जो नीचे जो लिखा है वो उसका परमाणु क्रमांक है, और ऊपर जो है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को लिखते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। ये एक ही तत्व के परमाणु है ना। तो ये कहा गया है कि इसमें आकार, आकृति और द्रव्यमान में एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। कह तो दिया है यहाँ पर, है ना, डाल्टन ने, लेकिन ये बाद में ये वाला जो वाद है ना, वो इसमें कमियां निकली गई है ना। तो यही उसकी क्या होगी? कमियां में आएंगे, क्योंकि एक तत्व के सभी परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन इसके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है ना। एक ही तत्व का परमाणु है, हाइड्रोजन के ही परमाणु है ये तीनों, है ना, लेकिन इनके जो है द्रव्यमान अलग अलग होंगे। तो उसके जो है द्रव्यमान, है ना, आकार, आकृति और द्रव्यमान में भिन्नता आएगी, तो एक समान नहीं हो सकते, है ना। तो ये इसकी एक कमियां में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके कारण से, है ना, डाल्टन के परमाणुवाद में कमियां देखी गई, जिसके कारण से आगे जो है एक और वाद आया जिसको हम पढ़ेंगे आधुनिक परमाणुवाद। तीसरा इसमें बताया गया है इस वाद के अनुसार कि आकार, आकृति और द्रव्यमान में अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं,
है ना, समान एक ही तत्व के परमाणु समान होंगे और अलग अलग तत्वों के परमाणु का जो परमाणु भार है, द्रव्यमान है, आकृति है, वो भी अलग अलग होंगे। चौथा बताया है एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जिसके सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, अलग अलग तत्व या एक ही प्रकार के तत्व भी हो सकते हैं, वो आपस में संयोग करेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे एक ही तत्व के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिल करके क्या बनाएगा, अणु का निर्माण करता है। ये हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया और ये भी हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया, है ना। परमाणु आपस में संयोग करके किसका निर्माण कर रहे हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ये एक ही प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं या अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये अलग अलग परमाणु है ना, आपस में क्रिया करके HCl बनाया है ना। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं परमाणु या सेम भी हो सकता है ना, क्रिया करके या संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे चौथा जो कथन है, एक ही अथवा अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जिसके सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। पांचवा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटी इकाई क्या होता है, परमाणु, अर्थात परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पांचवा इसका कथन है किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। परमाणु को अर्थात है ना, परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से है बच्चों ये डाल्टन का परमाणुवाद। परमाणु के है ना ऊपर इसने बताया है, इसलिए इसको हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इसमें है ना कुछ कुछ कमियां भी है, जिसके कारण से आगे जो है हम पढ़ेंगे आधुनिक परमाणुवाद आया, तो इसकी कमियां देखेंगे बच्चों। अब और है बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन ये जो मेन 5-6 पॉइंट है जिसको हमको पढ़ लेना है ना, क्योंकि एग्जाम में आता है डाल्टन का परमाणुवाद क्या है ना, या उनकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए करके, तो आपको इतना लिखना है उसमें। अब हम जो है डाल्टन के परमाणुवाद की कमियां देखेंगे बच्चों। डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं या इसी को हम कमी भी बोलते हैं ना, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या है ना, उसने परमाणुवाद तो दे दिया है लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या कमी है उसको, है ना। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं इसको। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या कमी है। तो पहला है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में भिन्नता का कारण नहीं समझाया जा सका है। तो ये इसकी परमाणुवाद की कमी है कि अलग अलग जो तत्व है उसके जो परमाणु है ना, परमाणु में जो है परमाणु भी अलग अलग होंगे, है ना। एक ही तत्व के परमाणु जो है, एक पढ़े है ना उसमें परमाणुवाद में कहा गया है कि एक ही तत्व के परमाणु जो है उनका द्रव्यमान, आकृति है ना और आकार में समान होते हैं। लेकिन यहाँ एक और पढ़े थे कि अलग अलग तत्व के परमाणुओं में जो है भिन्नता होती है, ऐसे करके है ना। तो उसके भिन्नता का क्या कारण है उसको इसमें नहीं समझाया जा सका है ना। परमाणुओं में भिन्नता का कारण को नहीं समझा पाया है, ये इसकी एक कमी है। दूसरा है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आपस में संयोग करके यौगिक का अणु बनना परमाणुवाद से स्पष्ट नहीं होता ना, कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको हम अणु कहते हैं यौगिक के, है ना। तो उसको जो है इस परमाणुवाद में जो है स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्यों ऐसा होता है कि है ना कि अलग अलग तत्व के परमाणु संयोग करके यौगिक के अणु बनाते हैं, इसको भी ये स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। तो ये उसकी एक कमी है। तीसरा हम देखते हैं इसमें कमी परमाणुवाद में डाल्टन के, किसी अणु में परमाणु को बांध कर रखने वाले बलों की प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सका है ना, कि अणु में जो परमाणु होते हैं वो किस फोर्स के द्वारा या किस बल के द्वारा बंधे होते हैं, है ना, कि वो अट्रैक्शन फोर्स जो रहता है वो किस प्रकार का बल होता है ना, उसके भी बारे में इसमें जानकारी नहीं दी गई है। तो ये भी इसकी क्या है, एक
कमी है। चौथा है गेलुसाक के नियम का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है ना, क्योंकि गेलुसाक का जो नियम है गैस आयतन से संबंधित नियम है, तो उसका भी इसमें स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है परमाणु डाल्टन के परमाणुवाद में, है ना। गेलुसाक का नियम क्या था? गैस आयतन से संबंधित नियम था, जिसमें है ना गैसें, है ना, दो से अधिक गैसें जब आपस में संयोग करती है तो उसके आयतन में क्या होता है? सरल अनुपात होता है, तथा बनने वाला जो उत्पाद है अगर वो भी गैस है तो उसके भी आयतन में क्या है? एक सरल अनुपात होता था, है ना। तो ये था गेलुसाक का नियम, इसका भी स्पष्टीकरण जो है परमाणुवाद में नहीं दिया गया है। पांचवा है यह सिद्धांत अणु तथा परमाणु के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं कर सका है, तो ये भी इसकी क्या है? एक कमी है, ठीक है। डाल्टन के परमाणुवाद के अणु और परमाणु के बीच जो है अंतर होता है उसको भी ये स्पष्ट नहीं कर पाया है। तो इस तरह से ये डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं या कमियां हैं बच्चों, तो इस तरह से है। अब हम देखेंगे आधुनिक परमाणुवाद। आधुनिक परमाणुवाद देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, है ना, जिसके कारण से जो है आगे जो है आधुनिक परमाणुवाद आया, इसकी कमी को पूरा करने के लिए या दूर करने के लिए। हम देखेंगे बच्चों आधुनिक परमाणुवाद, है ना, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, क्योंकि डाल्टन के परमाणुवाद में कुछ कमियां थी, है ना। तो डाल्टन के परमाणुवाद में कमियां थी तो उसके कारण से आगे जो है आधुनिक परमाणुवाद आया, है ना। आधुनिक लगभग 100 वर्ष तक जो है डाल्टन के परमाणुवाद को कोई चुनौती नहीं दे सका था, लेकिन जैसे ही थॉमसन, बोर और रदरफोर्ड, है ना, ये वैज्ञानिक, इन वैज्ञानिकों ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया तो जो डाल्टन का जो परमाणुवाद था वो केवल अकादमिक महत्व का ही रह गया, है ना। तो आगे जो है आया हमारा आधुनिक परमाणुवाद। तो आधुनिक परमाणुवाद में क्या क्या कहा गया है देखते हैं, क्या बताया है इसमें। तो आधुनिक परमाणुवाद के मुख्य बिंदु निम्न है, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है हमारा परमाणु और भी अधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। फिर भी रासायनिक क्रियाओं के लिए परमाणु अब भी सबसे छोटी इकाई है, अतः छोटी परमाणु अब अविभाज्य नहीं रहा। कहने का मतलब परमाणु, है ना, पहले परमाणु को ही सबसे छोटा कण माना गया था डाल्टन के परमाणुवाद में, लेकिन आधुनिक परमाणुवाद में क्या कहा गया है कि परमाणु से भी और छोटा कण है ना, और सूक्ष्मतम कण है, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु ही सबसे छोटी इकाई है। कहने का मतलब परमाणु ही भाग लेता है रासायनिक क्रिया में, है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता, है ना। इस प्रकार से अब जो है परमाणु को हम अविभाज्य नहीं कह सकते, अर्थात परमाणु विभाजित हो सकता है और, है ना, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कण होंगे जिसमें वो विभाजित होंगे परमाणु, है ना। दूसरा है हमारा आधुनिक परमाणुवाद के दूसरा पॉइंट, मतलब दूसरा मुख्य बिंदु, किसी तत्व के समस्त परमाणु एक समान हो, है ना, एक समान हो यह आवश्यक नहीं है। किसी एक तत्व के समस्त परमाणु एक समान हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि समस्थानिक की खोज के उपरांत परमाणु के द्रव्यमान में अंतर आ ही जाता है, भले ही आकार और आकृति समान हो, है ना। क्योंकि समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक वह होता है जिसमें, है ना, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट कहा गया है कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु जो है समान हो ये आवश्यक नहीं है, है ना। मतलब अगर उस परमाणु जो है किसी भी एक तत्व के सभी परमाणु अगर समान होंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? अंतर आ जाएगा, है ना, क्योंकि भले उसकी आकृति और आकार एक जैसे रहेगा लेकिन उनका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग होगा, क्योंकि है ना, मैं पहले उदाहरण से बताई थी, एक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और है टाइट्रियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो देखते हैं इनके जो परमाणु क्रमांक है भले ही समान है ना, भले ही आकार और आकृति में ये तीनों चीज, मतलब ये तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और
ट्रिटियम समान होंगे, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है ना, इनका जो परमाणु भार में अंतर आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग है 1, 2 और 3, है ना, इसलिए इनके जो परमाणु भार है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। तो ये है हमारा आधुनिक परमाणुवाद में बताया गया है ना। तीसरा है संभारिक की खोज के बाद, धीरे धीरे है ना संभारिक की खोज होती गई, तो संभारिक की खोज के उपरांत अब ये भी आवश्यक नहीं है कि दो अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग ही होंगे, है ना, क्योंकि द्रव्यमान में वे एक जैसे होंगे, क्योंकि संभारिक जो होता है वो समस्थानिक का जस्ट अपोजिट है ना। संभारिक में क्या होगा, संभारिक वह होता है जिसमें किसी तत्व के परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक जो है क्या है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं संभारिक। तो संभारिक में अगर परमाणु द्रव्यमान सेम है ना, बराबर है, एक जैसे है, तो उनके द्रव्यमान एक जैसे रहेंगे, है ना, इसलिए संभारिक की खोज के बाद ये आवश्यक नहीं है कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। चौथा है जटिल यौगिकों में ये आवश्यक नहीं है कि अवयवी तत्व एक सरल अनुपात में संयोग करे, है ना। परमाणुवाद में क्या, डाल्टन का परमाणुवाद है, उसमें बताया था कि जो परमाणु होते हैं उसमें जो है ना अवयवी जो तत्व होते हैं आपस में एक सरल अनुपात में क्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कई ऐसे जटिल यौगिक होते हैं जिसमें ये आवश्यक नहीं है कि ये आपस में जो है एक सरल अनुपात में ही संयोग करे। जैसे कि हम सुक्रोज, है ना, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, इनके अणु में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा 12:22:11, है ना, ये सरल अनुपात नहीं है। तो यह आवश्यक नहीं है कि, है ना, कोई भी जटिल यौगिकों में आवश्यक नहीं है कि अवयवी तत्व एक सरल अनुपात में ही संयोग करे। तो यह है चौथा पॉइंट। पांचवा है हमारा नाभिकीय क्रियाओं के अध्ययन से पता चला है कि अब किसी एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है कि अल्फा कणों की बमबारी के द्वारा नाइट्रोजन परमाणु को ऑक्सीजन परमाणु में बदला जा सकता है। तो ये है हमारा आधुनिक परमाणुवाद, है ना, जिसके मुख्य बिंदु थे, है ना। तो यहाँ पर डाल्टन के परमाणुवाद में, है ना, कमियां थी, जिसको दूर करने के लिए आधुनिक परमाणुवाद आया बच्चों। तो इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग, है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।